नानी चांद की कहानियाँ। तीन छोटे सुअर और बुरा भेड़िया। एक विशाल घाटी के एक जादुई कोने में, जहाँ पहाड़ियाँ हरी घास की मुलायम चादर से ढकी हुई थी और नदियाँ धूप में चांदी के धागों की तरह चमकती थी, तीन पिगी भाई एक लापरवाह जीवन जी रहे थे। वहाँ सबसे छोटा पिप्पो था, जिसकी मुस्कुराहट और आंखें शरारत और जिज्ञासा से चमक रही थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो हंसी या किसी नए खेल का विरोध नहीं कर पाता था। फिर लोलो था, परिवार का स्वप्न देखने वाला, जो अक्सर लंबी कल्पनाओं में खोया रहता था, बादलों को देखता था और दूर की दुनिया की कल्पना करता था। और निस्संदेह हम सबसे बड़े और बुद्धिमान छोटे सुअर मिम्मो को नहीं भूल सकते। यह वह था जो अपने छोटे भाइयों की गहरे प्यार और जिम्मेदारी की सहज भावना के साथ देखभाल करता था। एक धूप वाली सुबह, जब हवा ताज़ा थी और फूल दुनिया के लिए खुले थे, तीन छोटे सुअर रसदार फलों से भरे पेड़ की उदार छाया के नीचे लेटे हुए थे। भविष्य पर विचार करते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि अब अपनी खुद की एक छोटी सी जगह बनाने का समय आ गया है। एक सुरक्षित जगह जहां आप तारों के नीचे कहानियां सुना सकते हैं, अपने कारनामों के बारे में हंस सकते हैं और निश्चित रूप से लंबी नींद ले सकते हैं। पिप्पो अपनी विशिष्ट जीवंतता के साथ निर्णय लेने वाले पहले व्यक्ति थे। मैं अपना घर पुआल से बनाना चाहता हूँ, वह खुशी से बोला। जरा कल्पना करो, यह पलक झपकते ही हो जाएगा। और बिना समय बर्बाद किए वह काम पर लग गया। उसने मुट्ठी भर सुनहरे तिनके इकट्ठे किए और उन्हें हंसी और गाने की धुन में एक साथ बांध दिया। उसका छोटा सा घर जब बनकर तैयार हुआ तो धूप में सोने की तरह चमक उठा। वह पंख की तरह हल्की थी और गोफी को उस पर बहुत गर्व था। हमेशा ध्यानमग्न रहने वाले लोलो ने कुछ अधिक ठोस चीज चुनने का फैसला किया, लेकिन बहुत अधिक मांग वाली नहीं। लकड़ियाँ एकदम सही होंगी, उसने लकड़ी की गर्माहट में लिपटे एक छोटे से घर का सपना देखते हुए सोचा। और शांति और सावधानी से उसने लकड़ी के हर टुकड़े को प्यार से चुनते हुए इसका निर्माण शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीते गए, उसका घर आकार लेने लगा, जिसमें मनमोहक छोटी खिड़कियां और एक दरवाजा था जो कहानियां सुनाने के लिए बना था। अंततः मिम्मो को अपनी बुद्धिमत्ता और दीर्घकालिक दृष्टि से पता चला कि वह कुछ ठोस और प्रतिरोधी चाहता है। उसने घाटी में आने वाले तूफानों को देखा था और जानता था कि केवल सावधानी से बनाया गया घर ही प्रतिरोध करेगा। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने गहरे लाल रंग की सबसे प्रतिरोधी ईंटों को चुना। उनके द्वारा रखी गई प्रत्येक ईंट के साथ उनका घर और अधिक भव्य, सभी प्रतिकूलताओं के खिलाफ एक सच्ची दीवार बन गया। और इसलिए प्रत्येक ने अपने अपने तरीके से, तीन छोटे सुअरों ने अपने व्यक्तित्व और सपनों को दर्शाते हुए अपने घर बनाए थे। लेकिन वास्तविक सबक वे जल्द ही सीखेंगे, यह दिखाते हुए कि यह सिर्फ मायने नहीं रखता कि हम क्या बनाते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि हम इसे कैसे करते हैं और कितनी देखभाल और प्यार के साथ करते हैं। एक घाटी में जहां सूरज लगभग हर दिन चमकता था और जहां हवा हमेशा हंसी और खेल से भरी रहती थी, एक अप्रत्याशित परिवर्तन शांति को भंग करने वाला था। हरे लॉन पर एक लंबी और भयावह छाया फैलने लगी, जो इस बात का संकेत थी कि कुछ, या यूं कहें कि कोई, आ रहा था। यह एक भेड़िया था, लेकिन कोई भेड़िया नहीं। उसके बाल गहरे भूरे रंग के थे, लगभग सर्दियों की सुबह के कोहरे की तरह, और उसकी आंखों में एक चमक थी जो आत्मा में पड़ जाती थी। उसने शायद किसी बातूनी पक्षी या अत्यधिक जिज्ञासु तितली से तीन छोटे सुअरों के घरों के बारे में सुना था, और एक रसीले पकवान के विचार ने उसे लार टपकाने पर मजबूर कर दिया। उसकी सड़क पर पहला घर गोफी का था, जो चमकदार सुनहरे भूसे से बना था। नासमझ, जो बाहर खेल रहा था, उसने ऊपर देखा और अपना दिल मुंह में लेकर वह अंदर भाग गया, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और उम्मीद की कि वह नाजुक आश्रय उसे सुरक्षित रख सकता है। बाहर से घाटी में एक कर्कश और भयावह आवाज गूंज उठी, छोटा सुअर, मुझे अंदर आने दो। नासमझ ने, भले ही उसके छोटे पैर कांप रहे थे, साहस दिखाने की कोशिश करते हुए दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं। लेकिन भेड़िया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी, फूस के घर को ऐसे उड़ा दिया जैसे वह कागज का बना हो। पिप्पो अपने दिल को हजारों बार धड़कते हुए हवा की तरह दूसरे घर की ओर भागा, अपने भाई लोलो के घर की ओर, वहां शरण पाने की उम्मीद में। जब भेड़िया लकड़ी के दरवाजे के सामने आया तो उसने हवा सूंघकर सुअरों की गंध पहचान ली। लोलो भेड़िए की उपस्थिति को महसूस करते हुए कांपते हुए अपने घर के एक कोने में दुबक गया, इस उम्मीद में कि वह विरोध कर सकता है। छोटा सुअर, दरवाजा खोलो। भेड़िया ऐसी आवाज में दहाड़ा जो घाटी में गूंज उठी। लोलो ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा।
भेड़िए ने बुरी मुस्कान दिखाते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से उड़ा दिया। और लोलो को बहुत आश्चर्य हुआ। स्टिक हाउस विरोध नहीं कर सका। तेज आवाज और चिप्स की आवाज के साथ घर ढह गया और लोलो को भेड़िए की दया पर छोड़ दिया गया। हालांकि छोटे सुअर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और साहस का हर आउंस इकट्ठा करते हुए जितनी जल्दी हो सके मिम्मो के घर की दिशा में भाग गया, यह उम्मीद करते हुए कि ठोस ईंट का आश्रय दुष्ट भेड़िए के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि लोलो के घर के बाद मिम्मो का ठोस और अभेद्य ईंटों वाला घर था और भेड़िया जल्द ही वहां भी पहुंच जाएगा। एक मंत्रमुग्ध घाटी में सुगंधित फूलों और क्रिस्टलीय धाराओं से ढकी पहाड़ियों से घिरी 3 भाइयों में सबसे बड़ा सुअर मिम्मो रहता था। वह न केवल अपने बड़े कानों और गुलाबी चेहरे के लिए बल्कि अपनी महान बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। हाल ही में गौरैया, अबाबील और यहाँ तक कि उल्लू भी चिंताजनक खबरें लेकर आए थे। जंगल में सभी पक्षी चारों ओर एक भूखे भेड़िए के बारे में चहचहा रहे थे। पुराने पेड़ अपनी फुसफुसाती पत्तियों के साथ इस परेशान करने वाली अफवाह की पुष्टि करते दिख रहे थे। मिम्मो अपने सीने में दिल की धड़कन के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वह जानता था कि उसे अपनी और अपने प्यारे छोटे भाइयों की रक्षा करनी है। इसलिए एक विचार और दूसरे विचार के बीच उसने खतरनाक घुसपैठिए को दूर रखने के लिए एक सरल योजना तैयार की। जिस दिन भेड़िया तूफान की तरह अपने भूरे बालों और 2 तेज रत्नों की तरह चमकती आंखों के साथ मिम्मो के ईंट के घर के पास पहुंचा, छोटा सुअर तैयार हो गया था। भेड़िया उड़ा और फिर उड़ा, लेकिन घर शांत रहा, हल्की हवा में पहाड़ की तरह। भेड़िए की ताकत के बावजूद घर में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा। यह मिम्मो के दृढ़ संकल्प की तरह ही ठोस था। भेड़िया जिज्ञासु और थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, एक कमजोर बिंदु की तलाश में घर के चारों ओर घूमता रहा। उसने खिड़कियों को देखा, चिमनी में झांका और यहाँ तक कि अंदर घुसने का रास्ता खोजने की उम्मीद में हर नुक्कड़ और दरार की भी जांच की। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब मिम्मो ने भेड़िए की हर हरकत का अनुमान लगा लिया था। शिकारी के हर प्रयास को छोटे सुअर की अप्रत्याशित चालाकी से विफल कर दिया गया, एक दुर्गम खिड़की और कई अन्य सरल जाल। यहाँ तक कि जब भेड़िए ने चिमनी के माध्यम से घुसने की कोशिश की, तब भी मिम्मो तैयार था। उसने उबलते पानी का एक बर्तन रखा था जहाँ भेड़िया जल गया, जिससे वह भागने पर मजबूर हो गया। निराशा उस पर हावी हो गई और आसान शिकार के उसके सपने धूमिल हो गए। पराजित महसूस करते हुए भेड़िया उदासी भरी चीख के साथ जैसे ही वह चला गया, अपनी पूंछ को समर्पण के सफेद झंडे की तरह उठाते हुए उसने तारों से भरे आकाश से एक वादा किया, वह उस घाटी में छोटे सुअरों को फिर कभी परेशान नहीं करेगा। उस दिन से 3 छोटे सुअर भाई शांति से रहते थे, सूरज के नीचे खेलते और हंसते थे। उन्होंने सरलता, तैयारी और एकता का महत्व सीख लिया था और हर बार जब वे अपने साहसिक कार्य के बारे में बताते थे तो वे हमेशा एक ही शब्द के साथ समाप्त होते थे, एक साथ, हम अजय हैं। उस उज्जवल दोपहर में भेड़िए के साथ साहसिक संघर्ष के बाद 3 छोटे सुअर भाइयों ने खुद को नरम और सुगंधित घास पर एक घेरे में बैठे पाया। उनमें से प्रत्येक ने उन रोमांचक कारनामों पर विचार किया जो उन्होंने अभी अभी अनुभव किए थे। यह स्पष्ट था कि यद्यपि उनमें से प्रत्येक ने अपना घर अलग अलग तरीके से बनाया था, यह उनकी एकजुटता थी जिसने उन्हें नुकसान से सुरक्षित रखा था। और जब 3 छोटे सुअर मुस्कुराते और खुश होकर एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं, तो कहानी हमें एक अनमोल सबक सिखाती है कि हम में से प्रत्येक के पास देने के लिए कुछ खास है, लेकिन एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद और समर्थन करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जिंदगी हम पर फेंकती है, सामने जगह है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल का समर्थन करने के लिए लाइक पर क्लिक करें। चैनल को फॉलो करना और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करना न भूलें।